हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा मैं आपको ये बताऊंगी, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको क्या दिया, यानी कि इससे पहली वीडियो में जो है आपके क्षितिज गद्य खंड में लेसन 4 कंप्लीट हो गए हैं, जो कि आपके सिलेबस में है इस साल कोरोना की वजह से। ठीक है, तो यानी कि आपके उसमें से 4 लेसन हटा दिए गए हैं। तो अब जो है आज हम क्षितिज में ही काव्य खंड में जो है लेसन एक तरीके से इसमें 5 है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित है। इसके द्वारा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा जो है ये रचित पाठ है। तो इसमें जो है आज मैं आपको सूर्यकांत त्रिपाठी के जो है जीवन परिचय के बारे में बताना चाहूँगी। तो इसमें जो है सबसे पहले पॉइंट सभी को पता है, क्योंकि आपने 9th क्लास में भी ये पॉइंट किए हैं, जीवन परिचय। पहला पॉइंट क्या आएगा इसमें? जीवन परिचय। जीवन परिचय। इसमें क्या आता है कि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म कब कहाँ हुआ था। फिर सेकंड टॉपिक आता है इसमें आपका कि जो है शिक्षा दीक्षा, कि इन्होंने जो है कहाँ पर शिक्षा और कहाँ पर जो है दीक्षा ग्रहण की है, प्राप्त की है, ग्रहण की है, कुछ भी बोल सकते हो। फिर थर्ड पॉइंट आएगा आपका इसमें रचनाएं। रचनाएं के अंतर्गत आता है कि इसमें जो है इन्होंने कौन कौन सी कविताएं लिखी है, या कौन सा साहित्य लिखा है, या किस साहित्य का इन्होंने संग्रह किया है, यानी कि इकट्ठा किया है। कई बार क्या होता है, एक मेन हेडलाइंस बना लेते हैं, जैसे द्रोण विद्यापीठ नाम आता है, उदाहरण दे रही हूँ, इसमें नहीं है। द्रोण विद्यापीठ के अंदर जो है कितने बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं, कितने अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो सब उसके अंतर्गत आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। तो ठीक उसी तरीके से जो है कवि भी होते हैं, तो वो भी अपना एक संग्रह बना लेते हैं, उसके अंतर्गत जितनी भी कविताएं या इनका कृतियां होती हैं तो उसके अंतर्गत ये इकट्ठा कर लेते हैं, उनका संग्रह कर लेते हैं। तो नाम क्या आता है? कृतियां जैसे। ठीक है, कृतियां यानी कि इन्होंने बहुत सारी कृतियां लिखी है, लेकिन कौन कौन सी लिखी है वो इसमें नहीं दर्शाया जाता, जैसे मैंने आपको स्कूल का उदाहरण दिया है। क्लियर? फिर फोर्थ पॉइंट आता है इसमें, ये अभी मैं ये बताऊंगी, लेकिन मैं पहले पॉइंट बता रही हूँ, इसके बारे में बताऊंगी। फोर्थ पॉइंट आता है आपका साहित्यिक विशेषताएं। तो इसमें काव्य खंड में क्या आता है, कई बार साहित्यिक विशेषता ना दे करके हम क्या दे देते हैं, या कोई भी एग्जामिनर क्या दे देता है, काव्यगत विशेषताएं लिखिए। साहित्यिक विशेषता के जगह हम क्या आ सकता है, काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो इनको देख के कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, क्या मैडम ने साहित्यिक विशेषता करवाई थी, काव्यगत विशेषता हमें नहीं करवाई। तो घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसमें क्या है, साहित्य के बारे में मैं बताना चाहूंगी। साहित्य के हमारे 2 भाग होते हैं, ये बड़ी क्लासेज में आते हैं, +1 और 2 में आते हैं। कई बार जो है एक क्वेश्चन तुम्हारा 9th क्लास की ग्रामर में भी था, याद होगा तो तुम्हें, क्या था कि साहित्य के कितने भाग होते हैं, आया था एक क्वेश्चन, पढ़ा था तुमने 9th में, याद नहीं है तुम्हें। तो इसमें साहित्य के 2 भाग कौन से हमारे, एक गद्य साहित्य और एक। क्लियर? तो अगर हमने काव्यगत की विशेषताएं के जगह यहाँ पर साहित्यिक विशेषताएं लिखते हैं तो वो भी हमारा राइट ही रहेगा। कई बार क्या होता है एग्जाम में, पेपर में जो है क्या आ जाता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी की काव्यगत विशेषताएं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये आ गया समझ। फिर नेक्स्ट हेडिंग है इसमें तुम्हारा भाषा और शैली। इसमें भाषा और शैली जो है, कुछ लेखक जो है शैली का प्रयोग करते हैं और कुछ जो है कवि शैलियों का प्रयोग गद्य खंड में, यानी कि कहानियों में, उपन्यास, संस्मरण, इनमें करते हैं। काव्य खंड में बहुत ही कम करते हैं शैलियों का प्रयोग। तो इसमें भाषा शैली के बारे में हम जो है लिखेंगे। इसकी जगह क्या आ सकता है, एक हेडिंग अगर और दे सकते हैं
भाषा विशिष्टीकरण पर प्रकाश डालिए। भाषा विशिष्टीकरण पर प्रकाश डालिए। क्या आ जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी की भाषा विशिष्टीकरण पर प्रकाश डालिए। तो भाषा विशिष्टीकरण कोई अलग चीज नहीं है, यही है भाषा और शैली, यानी कि भाषा से संबंधित किस लेखक ने जिसके बारे में बोलेंगे तो उसके बारे में उसमें आपको दर्शाना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इसमें मृत्यु। मृत्यु सभी को पता है कि मृत्यु में जो है क्या आता है। तो मृत्यु में जो है कई बार कुछ बच्चे लिख देते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का निधन जो है इस सन में हो गया, ऐसे ही बुक में दिया जाता है ना कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का या इसका सूर्यकांत त्रिपाठी का जो है निधन उस सन में हो गया। इसमें हम थोड़ा सा लिखेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी जो है अपने साहित्य को सौंपकर इतने सन में, जिस सन में इनका निधन होता है, चीर निंद्रा में लीन हो गए। क्लियर? चीर यानी कि एक ये आता है चीर और एक आता है चीर। ये तो ये चीर होता है यानी कि वस्त्र में बार बार बताती हूँ, और ये होता है यानी कि लंबे समय तक न उठने वाला। ठीक है, तो इसका प्रयोग करें। देखो एक मात्रा कितनी गलत सेंस दे सकती है वो आपको भी पता है, तो मात्राओं का हिंदी में जो है विशेष ध्यान रखा करो। ठीक है राहुल जी, कोई सी भी मात्रा हम कहीं भी नहीं यूज करते, तो मात्रा से ही अब तो बल्कि बोर्ड में बहुत ही मात्राओं पे कम मार्क्स कटने लगे हैं तुम्हारे। नहीं, हिंदी में तो नंबर आते ही नहीं थे, चाहे कितनी भी मेहनत, इतनी मिस्टेक उसमें, यानी कि 3 अगर हमारी गलतियां हैं ना तो 1 नंबर हमारा खत्म। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो अगर एक आंसर आपने गलत दे दिया तो क्या होगी? कौन सी मार्किंग होती है? नेगेटिव मार्किंग। समझ आ गया? तो इस तरीके से होती थी हिंदी में मार्किंग। मात्राएं कोई भी, चाहे मैं भी उसमें गलती कर देते हैं, गलती हो जाती है, तो सबसे बेटर होता है हिंदी में मात्राओं का अभ्यास। ये नहीं हमने कोई सी भी लगा दी और लिख तो दिया है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो ये बताया मैंने इसमें आपके कि जीवन परिचय में कौन कौन से पॉइंट आया करते हैं या किस तरीके से आते हैं। तो अब जो है अध्ययन हम करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी जो है निराला जी हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छे, सर्वश्रेष्ठ बहुत अच्छे कवि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? कवियों में से एक। बहुत सारे कवि हैं, रसखान, कबीरदास, तुलसीदास, लेकिन इनको भी एक मुख्य रूप से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कौन से को? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। ये एक छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी आदि रहस्यवादी कवियों के नाम से जो है जाने जाते हैं। किस किस के नाम से जाने जाते हैं? प्रयोगवादी, छायावादी, रहस्यवादी, प्रगतिवादी आदि के नाम से ये जाना जाता है। इन्होंने इतना मतलब वर्णन किया है अपने साहित्य में, रहस्य का किया है, किसी का कोई रहस्य है उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। छायावादी कवि जैसे हमारे कबीर सूर हैं लगभग छायावादी कवियों में से, तो उनके बारे में, उस समय के बारे में, उस समय का वर्णन जो है इन्होंने बड़े ही अच्छे मार्मिक ढंग से किया है। तो यानी कि इन्होंने जो है छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और रहस्यवादी कवि के रूप में बड़े ही ये विख्यात कवि माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। शॉर्ट नाम में जो है इनको निराला जी बोलते हैं, निराला जी, निराला जी। फिर इनका जन्म जो है पश्चिम बंगाल में कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में महिषादल
पश्चिम बंगाल में महिषादल के जो है रियासत, जो इनकी रियासत थी उसमें जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? पश्चिमी बंगाल में महिषादल की रियासत में इनका जन्म सन जो है 1899 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था, महिषादल की रियासत में, पश्चिमी बंगाल में। मेन पॉइंट हमारा क्या है? ये कौन से कवि हैं? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और प्रगतिवादी। 4 पॉइंट ये हो गया हमारे पास। एक मुख्य रूप से कौन सा है? ये छायावादी। कौन सा है? यानी कि छायावादी है। सर्वश्रेष्ठ कवियों में से ये माना जाता है इनको। सूर्यकांत त्रिपाठी मोस्ट इम्पोर्टेंट कवियों की क्या आया करती है? काव्यगत शैली, काव्यगत विशेषताएं अधिकतर आया करती हैं बोर्ड में। ठीक है। कई बार क्या होता है कि कविता का नाम पूछ लेते हैं, नाम नहीं देंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी, कोई कविता का नाम दे देंगे या किसी कहानी का नाम दे देंगे कि ये कहानी किसके द्वारा रचित है। तो इनकी कहानी यानी कि जीवन परिचय नहीं आता है, इनकी कहानियों के नाम पूछ लिए जाते हैं और इनकी भाषा पर प्रकाश जो है डाल दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आएगा, आता है ऐसा। तो इनका जन्म जो है 1899 ईस्वी में हुआ था। उसके पिता जो है, इनके पिता राम सहाय त्रिपाठी महिषादल में एक प्रतिष्ठित पद पर जो है कार्य करते थे। यानी कि प्रतिष्ठित, जहाँ पर एक प्रतिष्ठा मिलती थी, इज्जत मिलती थी, सम्मान मिलता था, यानी कि वो भी एक सर्वश्रेष्ठ रूप में कार्य करते थे अपनी जगह, जिस भी क्षेत्र में करते थे वो, यानी कि प्रतिष्ठित क्षेत्र में कार्य करते थे। कौन? राम सहाय। क्या नाम है इनके पिता का नाम? राम सहाय त्रिपाठी महिषादल में जो है एक प्रतिष्ठित संस्थान में जो है कार्य करते थे। मूलतः इनका जो है परिवार, यानी कि इनका पूरा परिवार उन्नाव जिले का रहने वाला था। उन्नाव जो जिला है उसमें जो है इनका पूरा परिवार रहने वाला था। कई बार क्या होता है, जैसे हम रहने वाले कहीं के और आकर सारा वहाँ से यहाँ पर बस जाएं, तो जैसे हम रहने वाले कहाँ के हैं? यूपी से हैं और रहते कहाँ पर है? हरियाणा में हैं। तो इस तरीके से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है, इनका परिवार कहाँ पर रहता था? उन्नाव जिले में रहता था। और ये जो है कहाँ पर रहने लगे थे बाद में? महिषादल तो इनका एक वो है, जैसे काश आगे लगाते हैं ना महिषादल, वो चीज़ है। ये नहीं, वहाँ नहीं रहते थे, महिषादल में नहीं रहते थे। तो यानी कि उनका जो उन्नाव जिले में इनका पूरा परिवार रहता है। निराला जी की जो है आरंभिक शिक्षा, आरंभिक यानी कि शुरुआत में जो शिक्षा प्राप्त की जाती है जब छोटा बच्चा होता है, यानी ये 10th तक की क्लास जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसको प्रारंभिक शिक्षा बोलते हैं, शुरुआत की शिक्षा। इनकी जो है आरंभिक यानी कि प्रारंभिक शिक्षा जो है बंगाल में ही हुई थी और घर पर इन्होंने संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। ये नहीं है कि वो कवि है, हिंदी की कविताएं लिखता है, उसको हिंदी का ही ज्ञान है, ऐसा कुछ नहीं होता। इन्होंने जो है घर पर रहकर संस्कृत और अंग्रेजी का ज्ञान जो है ग्रहण किया था। कई बार एक्स्ट्रा बच्चे पढ़ लेते हैं, आप तो अपना सिलेबस ही पता नहीं कैसे पढ़ते हैं ना। पढ़ने की एक अंदर लक्ष्य होना चाहिए, हमने ये करना है, ये पढ़ना, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है। आपकी तो एक बुक ही कंप्लीट नहीं होती पढ़ने में। अगर हम इसके बारे में जानना चाहते हैं और बुक उठाते हैं, बड़ी बुक उठाते हैं या दूसरी, कई बच्चे क्या होते हैं एक बुक से उसको संतुष्टि नहीं होती, कुछ और मिल जाए इसके बारे में, तो दूसरी बुक यानी कि हेल्प बुक या कोई अन्य बुक, या कई बार जो है अन्य बच्चे जो अच्छी स्टडी करते हैं तो वो कई बुकों की जो है सहयोग लेते हैं, तब जाके अपना एक मंथन करते हैं कि किस तरीके से मैं इसको लिखूं। समझ रहे हैं ना?
उनके 99 या 100 में से 100 नंबर आते हैं, ना कि बस जरा सा अध्ययन किया और आ गए, हमने तो बहुत मेहनत की। ऐसे नहीं बेटा, समझ रहे हो? यानी कि जो मैं आपको बता रही हूँ, मेरे से अलग और कुछ मेरे से छूट जाए, हैं, कुछ और अलग जानने की इच्छा, तो उसको स्टडी करो। नहीं मैडम ने ये बताया था, तो उस मैडम ने, जैसे आपकी डीजी क्लास में है या कोई यूट्यूब पे भी जो आप देखते हो उसमें भी, तो अन्य टीचर आपको अध्यापक अध्यापिकाएं मिल जाते हैं, तो ऐसे स्टडी ग्रहण करो, एक के भरोसे मत रहना कभी भी। तो इसमें जो है क्या है, उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं का घर पर रहकर ही अध्ययन किया। अपने आप किया, कोई पढ़ाने थोड़ी ना आता था उस समय, अपने आप जो है इन्होंने अध्ययन किया। और 14 वर्ष की आयु में निराला जी का जो है विवाह हो गया था। पहले जो है बहुत ही कम आयु होती थी तो शादी कर दी जाती थी। 14 वर्ष कितना होता है बच्चा, कौन सी क्लास में होगा, 7वीं 8वीं क्लास में? 15 साल का बच्चा पहले 10th करता था, अब तो 16 भी हो जाते हैं, क्योंकि PP 1 2 3 4 साल में तो एक फर्स्ट क्लास कंप्लीट होती है ना। तो 14 वर्ष की, यानी कि उसकी तो 10th भी नहीं हुई तुम्हारे अकॉर्डिंग, तो 14 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया था। और इससे पहले बचपन में ही निराला जी की माता और पिता का जो है देहावसान हो गया। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि जितने भी लेखक या कवि हैं उनके माता पिता या तो होते नहीं हैं या उनका देहावसान हो जाता है। तो जब सिर पर जोर पड़ता है ना, कमाना भी है और पढ़ना भी है, तो जब स्ट्रगल करता है बच्चा सही तरीके से, जब सब कुछ पका पकाया खीर मिल जाती है, तो मेहनत करने की इच्छा नहीं होती है। उदाहरण साथ साथ देते हो, तो मेहनत करिए बेटा, आपको तो सब कुछ सुविधाएं मिल रही है। तो इनके जो है पिताजी का देहांत हो गया था। उसके पश्चात यानी कि 1918 में इनकी पत्नी का भी निधन हो गया था। अब 14 वर्ष की इनकी आयु में शादी हो गई, यानी कि 4 ही साल वो जीवित रही एक तरीके से। 1918 ईस्वी में जो है इनकी पत्नी का भी निधन हो गया। इसके बाद इनके पिता, किसके पिता, सूर्य